नमस्कार, आयुष मंत्र में आपका स्वागत है। और आज के हम एक स्पेशल क्लास लेके आए। बहुत दिन से क्लास नहीं हो रहा था क्योंकि पितृ विसर्जन चल रहा था, उधर ख़त्म हुआ तो नवरात्र आ गया, तो ये सब सारी चीज़ों में थोड़ी सी विघ्न हुई है। लेकिन फिर से हम लोग अपनी गति पे आ जाते हैं। तो देखने को मिल रहा है कि चारों तरफ जो है एक अजीब किस्म का बुखार फैला हुआ है, लोग बहुत परेशान हैं। डेंगू भी बहुत बुरी तरीके से फैला हुआ है। तो आज तमाम आप लोगों के रिक्वेस्ट पे ये जानते हैं कि डेंगू के बारे में, डेंगू होता क्या है, डेंगू में क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है, डेंगू कैसे कर सकते हैं और डेंगू को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं और इलाज कहाँ होता है डेंगू का, कैसे हम क्या चीज़ कर रहे हैं। तो सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। डेंगू माने हिंदी में या आयुर्वेद में उसको दंडक ज्वर कहते हैं। दंडक माने दंड प्राप्त करना, तो दंड प्राप्त करने वाला ज्वर है। इसमें रोगी को जो है दंड से मारने के समान पीड़ा होती है, इसलिए इसे दंडक ज्वर कहा जाता है। कहते हैं ना कि जो डेंगू का पेशेंट है वो शरीर एकदम टूट के दर्द हो रहा है, जोड़ जोड़ दर्द कर रहा है, जब डॉक्टर के पास जाता है इस तरह की तमाम वो शिकायतें कहता है। अपने परिवार से भी कहता है कि बहुत शारीरिक पीड़ा से वो बहुत परेशान है, ऐसा परेशान है कि जैसे लग रहा है कि किसी ने उसको दंड दे दिया है। इसीलिए हमारे पुराने ऋषियों ने इसका नाम दंडक ज्वर रखा था। ठीक, तो दंडक ज्वर इसका नाम क्यों हुआ, क्यों इसको दंडक ज्वर कहते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी हो गई है। ठीक है, देखिए हम नॉर्मली पूरा इंटरफेस पढ़ा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से ये क्वेश्चंस में भी आपके आ सकता है, तो ध्यान दीजिएगा बहुत, उसको लापरवाही पूर्वक मत देखिए। ठीक, अब आ जाते हैं। इसका प्रमुख निदान एक टेंगा वायरस है। टेंगा नाम का एक वायरस है जो इसका प्रमुख निदान है, जो इंजिस इजिप्टी नामक मच्छर, इंजिस इजिप्टी नामक एक मच्छर होता है, उस मच्छर के काटने से ये रोग फैलता है। ठीक, तो ये मच्छर के जनित रोग है, मच्छर के काटने से होता है। इसीलिए कहा जाता है कि इसका जो उपाय है कि आप पूरे बाह का शर्ट पहन के रहिए, कोशिश करिए अपने अगल बगल की जगह पर कोई पानी का एरिया इकट्ठा ना हो। यदि आपके अगल बगल में कोई ऐसा पानी का इकट्ठा एरिया होता है जो आपके बस में नहीं है, तो एक चीज़ आपके बस में है, वहाँ थोड़ा सा मिट्टी का तेल, डीजल या ऑयल इस तरह की कोई चीज़ डाल दीजिए ताकि इसके लार्वास पनप ना पाएँ, और जब नहीं पनपेंगे तो आपको काटेगा नहीं। और जहाँ पे वो भी सुविधा नहीं है उनसे ये कहा जाता है कि मच्छरदानी लगाइए, मॉस्किटो कॉयल या इस तरह की कोई भी व्यवस्थाएं करिए जिससे कि मच्छर आपको कम से कम या एकदम ना काट पाए। ठीक, अब आ जाते हैं आचार्य माधवकर ने इसकी जो व्याख्या की थी, वो कहा था अंग मर्द है, शरीर में पूरा दर्द होता है, क्लम होता है माने टांस टाइप का पड़ता है, खिंचाव होता है, अरुचि होता है, इसमें जो है खाने पीने के प्रति अरुचि हो जाती है, यही एक सबसे बड़ी इसकी प्रॉब्लम है। आगे हम डिस्कस करते हैं। फिर जी मचलाता है और अवसाद होता है। जी मचलाना मतलब कुछ खाने की इच्छा नहीं करना, खाते ही उल्टी की स्थिति हो जाना, उल्टी होना ना लेकिन अजीब सा लगना। ठीक, अवसाद माने डिप्रेशन, तो ये डिप्रेशन भी जनरेट करता है। ठीक ना, यहां तक समझ में आया आप लोगों को? अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब आगे आ जाते हैं लक्षण। इसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे पता चलेगा कि डेंगू है? तो टेस्ट से पता चल जाएगा, लेकिन लक्षण जो है आउटब्रेक पहले ही आ जाता है, तो आप देख के भी अंदाज लगा सकते हैं। हाथ पैर, कटी नेत्र क्षेत्र में तीव्र पीड़ा, हाथ और पैर में, कटी के पीछे के एरिया में, आंखों में बहुत ज़्यादा पीड़ा, या इनमें से कोई भी एक लक्षण हो सकता है। अगला है शरीर में जकड़न, शरीर के जकड़न जैसा महसूस होता है, आपको कई चीज़ हाथ उठाने, पैर चलने या किसी चीज़ में असुविधा महसूस होती है, कोई दिक्कत सामने आता है, जकड़न की स्थिति होती है। अस्थियों में पीड़ा, जैसे कि पहले ही बता चुके हैं कि इसका नाम ही दंडक ज्वर है, तो अस्थियों में पीड़ा होती है, दर्द होता है। ठीक है, गले में खराश भी आता है, ध्यान दीजिएगा, गले में खराश भी आता है, वमन भी, उल्टी की भी इच्छा होती है, जैसे जी मचलाना है, उल्टी कर दे रहा है आदमी। ठीक है, शरीर में रैशेस पड़ने लगते हैं, रेड कलर के रैशेस या दाने, इस तरह की चीज़ें भी आने लगती है। किसी किसी के रैशेस नहीं आते, दाने आते हैं, तो इट विल बी डेंगू। और डेंगू का इलाज तो कोई है नहीं, बस उसको मैनेज कर सकते हैं आप। कैसे करेंगे वो आगे हम आपको बताएंगे। सबसे बड़ी चीज़, अगर नाड़ी देखते हैं, ऐसे मरीजों की नाड़ी देखते हैं
तो उनकी नाड़ी मंद नाड़ी होती है, ठीक ना, उनकी नाड़ी मंद नाड़ी होती है। अब प्रभाव कौन कौन सा एरिया इससे प्रभावित होता है आपके शरीर का, तो सबसे बड़ी चीज होती है कौन सा एरिया प्रभावित हो रहा है। लसिका ग्रंथि आपकी इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो जाती है, मुंह एकदम सूख जाएगा, लसिका आपकी बनना बंद हो जाएगी, बहुत सलाइवा हार्ड हो जाएगा। दूसरी है लसिका ग्रंथि में आपकी वृद्धि हो जाती है, श्वेत रक्त कण में कमी हो जाती है, ठीक है, WBC कम हो जाता है, और सबसे बड़ी चीज प्लेटलेट, जी हाँ प्लेटलेट भी कम होना शुरू हो जाती है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। अब इसका देखिए एक मैकेनिज्म है, अगर इसका मैकेनिज्म आप थोड़ा सा भी समझ जाएंगे तो आपको ये समझना आसान हो जाएगा थोड़ा सा। तो मैकेनिज्म समझते हैं। देखिए एक पात्र है, इस पात्र में हमने जल डाला, पानी डाला, और अगर पात्र में कहीं से छेद है, कहीं से उसके तलहटी में छेद है या कोई प्रॉब्लम है, तो क्या वो पानी रुकेगा उस पात्र में? बताइए, नहीं रुकेगा ना। तो पानी उस पात्र में रुकेगा नहीं, वो पात्र से पानी चू जाएगा। स्टेटस यही है, ठीक। तो पानी चूएगा तो आप क्या कहोगे? आप यही कहोगे ना कि पानी कम हो रहा है, कम हो रहा है। समझ में आया? पात्र लिया, समझने की कोशिश करिए। पात्र लिया, उसमें तलहटी में छेद कर दिया, पानी भर दिए, तो कुछ समय बाद आप कहोगे कि पानी कम हो रहा है। डेंगू में भी यही होता है। डेंगू सिर्फ और सिर्फ इतना ही मैनेजमेंट है, आपको समझिए थोड़ा सा। अब देखिए, जिस दिन आपको डेंगू होता है डे 1, उस दिन मान लिया कि आपका प्लेटलेट 170 है, मान लिया कि आपका 170 आपका प्लेटलेट है, तो वो सेकेंड डे देखोगे तो 150 रह सकता है, थर्ड डे 100 हो जाएगा, फोर्थ डे 75 हो जाएगा, फिफ्थ डे 50 हो जाएगा। तो प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है यहाँ पर, जब ये प्लेटलेट घटता है। देखिए यहाँ, अब इसको थोड़ा सा समझिए, ये हमारा ब्लड वेसल्स है, ठीक, ये हमारा ब्लड वेसल्स है, समझना आपको आसान होगा। तो डेंगू में होता क्या है, ब्लड वेसल्स में स्मॉल पार्टिकल्स में छेद हो जाते हैं, ठीक, मोटी मोटा यही समझिए कि स्मॉल पार्टिकल्स में ब्लड वेसल्स में छिद्र हो जाते हैं, जैसे यहाँ छिद्र गिलास वाले में था। तो इसमें जो सबसे जो है स्मॉल पार्टिकल्स है, सबसे छोटा जो तत्व है, वो बाहर रिसना शुरू कर देता है। तो सबसे छोटा तत्व क्या है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स बाहर आने लगता है। तो जब प्लेटलेट्स बाहर आता है तो जाहिर सी बात है कि ब्लड में प्लेटलेट कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो ऊजिंग शुरू हो गई ना, इसकी लूजिंग शुरू हो गई, ये ऊज कर रहा है, नीचे को तरफ हट रहा है, ठीक। और साथ साथ अगला जो चीज वापस आ रहा है, दैट इज वाटर, पानी, ये भी आ रहा है नीचे, बाहर रिस रहा है, ठीक। तो जब पानी रिसेगा तो खून गाढ़ा होगा। लेकिन यहाँ मैटर ये होता है ना कि यहाँ जो फोकस होता है, चाहे वो समाज का फोकस हो, चाहे मरीज का हो, चाहे डॉक्टर का हो, यहाँ फोकस इस पर ना होकर फोकस इस पर होता है। प्लेटलेट डाउन हो रहा है, खून में प्लेटलेट डाउन है, ये सुनते ही पेशेंट थोड़ा सा दिग्भ्रमित हो जाता है। तमाम तरीके के, जानते हैं भारत है, यहाँ हर दूसरे घर में वैद्य है। तो कोई कहता है ये पत्ता पीस के पी लो, कोई कहता है ये सेब खा लो, कोई कहता है ये खाओ, कोई कहता है वो खाओ, कोई ये खाओ, तमाम चीज़ें को खाना शुरू कर देते हैं। तो ये मैटर कहाँ होता है? दूसरे दिन, पहले से दूसरे दिन में आप शुरू हो जाते हो, डॉक्टर के यहाँ गए, दवाइयाँ लेना शुरू किए, तो डॉक्टर भी आपको बताने लगता है इसका पत्ता लो, उसका लो, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन। अब भाई मान लिया कि आपने तीसरे दिन से पत्ता खाना शुरू कर दिया, तो जाहिर सी बात है आप ये सोचोगे यार अभी पत्ता खाएं, तुरंत तो असर करेगा नहीं, एक दिन इंतजार कर लेते हैं। अब एक दिन इंतजार करते हैं, प्लेटलेट थोड़ा सा और डाउन हो गया, अच्छा अब कल भी इंतजार कर ही लेते हैं, देखते हैं हो सकता है सही हो जाए। दूसरे दिन आपने देखा तो आप सोचेंगे कि मैं पत्ता थोड़ा और खाएं, 1-2 दिन का टाइम मिल जाएगा, तो आप पत्ता या कोई चीजें जो इसका सप्लीमेंट आप खा रहे हो उसको और बढ़ा देते हो। देखिए ये वायरस के बारे में एक चीज जानिए, ये सेल्फ लिमिटिंग है, ठीक। ये 6 दिन के बाद इनका काम तमाम हो जाएगा, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है, ठीक ना। तो इसका सेल्फ इन्फेक्टिंग है और उसके कारण 6 दिन में ये रिवर्स होके बढ़ना शुरू हो जाएगा।
ये बॉडी जो है ऑटो इम्यून में इसको बढ़ाना शुरू कर देती है। और जब बॉडी बढ़ाना शुरू करती है तो आपको क्या लगता है, बस 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 जो हम खा रहे थे ना उसी से हमारा प्लेटलेट बढ़ना शुरू हो गया, लेकिन ऐसा है नहीं, टेक्निकली कहीं प्रूव नहीं है। अब कुछ लोग खाते हैं और बढ़ता है, दैट डिफरेंट थिंग, लेकिन अगर टेक्निकली प्रूव करने की बात कहेंगे तो टेक्निकली ये कहीं प्रूव नहीं है कि कोई चीज़ के खाने से इस तरह से प्लेटलेट आपका बढ़ जाए। ठीक है, अगर टेक्निकली प्रूव होता तो मान लिया कि मेरे पास इस वक्त 2 लाख का प्लेटलेट है और मैं कल से जो है वही खाना शुरू करूँ तो क्या 3 लाख हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो जब नहीं होगा तो आप ये कैसे मान सकते हो कि उस समय में जब मेरी तबीयत खराब थी मेरा प्लेटलेट डाउन था, बढ़ जाएगा? बहरहाल अब ध्यान ये देने की चीज़ है कि वाटर अगर कम होता है तो डेंजरस स्थिति आ सकती है। जब आप देखे होंगे कि कभी कभी ऐसा होता है कि डेंगू से आदमी मर गया, ठीक, तो प्रॉब्लम क्या होती है, डिहाइड्रेट होता है बॉडी। तो हमको ध्यान क्या रखना है, हमको बॉडी को ध्यान ये रखना है कि हमारा पेशेंट डिहाइड्रेशन में ना जाए, क्योंकि डिहाइड्रेशन में जाएगा तो शॉक में चला जाएगा, शॉक में चला जाएगा तो फिर दिक्कत होगी। ठीक, तो हमको ये देखना है कि बॉडी डिहाइड्रेशन में ना जाए, तो उसको तरल, समुचित तरल की व्यवस्था हमको करते रहना है। प्लेटलेट की चिंता नहीं करनी है, प्लेटलेट बढ़ जाएगा, लेकिन हमारे लिए जो जानलेवा है वो वाटर है। तो शरीर में डिहाइड्रेशन की स्थिति ना है, शरीर हमेशा हाइड्रेट रहे। अगर हाइड्रेट रहेगा तो 6 दिन के बाद सेल्फ इफ्यूशन पीरियड में धीरे 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 वो सही हो जाएगा। मेडिसिनली आप उसको चिन्ह लक्षण के हिसाब से मेडिसिन दे सकते हो। आगे मैं बताता हूँ वो भी आप कैसे उसको मैनेज करोगे, लेकिन डॉक्टर या वैद्य बन के खुद मैनेज मत करने लगना। क्योंकि मैं आयुर्वेद से हूँ तो मैंने आयुर्वेद का ही उसकी मेडिटेशन प्लान की है, वही मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब भी डेंगू का पेशेंट हो डिहाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। उसका डिहाइड्रेट देखते रहिएगा, किसी भी कंडीशन में वो डिहाइड्रेट ना हो। ठीक, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अगर वो डिहाइड्रेशन में जाता है, पानी अगर उसका कम होता है, क्योंकि यहाँ से प्लेटलेट ही नहीं निकल रहा है, यहाँ वाटर भी निकल रहा है। वाटर निकलेगा तो छोटा छोटा अल्सर की स्थिति बनेगी और उसके बाद प्रॉब्लम क्रिएट होते लगेगी, फिर उसको हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ेगा। अगर आपने इसको मैनेज कर लिया तो हॉस्पिटलाइजेशन की स्थिति नहीं आएगी और पेशेंट ईजिली रिकवर हो सकता है। अब आपको कुछ मॉनिटरिंग करने की स्थिति में समझा देता हूं, उसको भी ध्यान दीजिएगा। अगर आपको ध्यान देना है तो देखिए, पानी का मॉनिटर आपको, देखिए यहाँ पे मॉनिटर करने के लिए आपको ब्लड सीपी है, ब्लड सीपी करा लेंगे तो प्लेटलेट आपकी स्थिति समझ में आ जाएगी कितनी है कितनी नहीं। पानी की मॉनिटरिंग करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ब्लड प्रेशर देखेंगे। जाहिर सी बात है, अगर पानी कम हुआ है तो ब्लड प्रेशर डाउन होगा। यूरिनेट कर रहा है कि नहीं, सबसे बड़ी चीज ये है। पेशेंट यदि यूरिनेट कर रहा है तो खतरे की बात नहीं है, लेकिन अगर यूरिनेशन अगर उसका रुक गया है तो प्रॉब्लम क्रिएशन है। अगर यूरिनेशन रुकता है पेशेंट का तो तुरंत उसको हॉस्पिटलाइज करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, पल्स का उसका मॉनिटर करते रहिए, पल्स डाउन तो नहीं हो रही है तो आपको क्या मॉनिटर करना है, वाटर के स्टेटस में आपको वाटर मॉनिटर करना है। उसका जो है पानी का बीपी मॉनिटर करना है कि उसका ब्लड प्रेशर तो नहीं डाउन हो रहा है, यूरिनेशन कर रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि पेशाब नहीं हो पा रही है, पेशेंट पेशाब ही नहीं कर रहा है, पता चला कि डिहाइड्रेट में चला गया, पेशाब कहाँ से करेगा। तो ध्यान दीजिएगा पेशाब हो रही है कि नहीं और पल्स का उसका मॉनिटर करते रहिए। ठीक, तो इतनी अगर करके इस सिस्टम को मैनेजमेंट अगर आपने सही किया तो डेंगू को पेशेंट को आप रिकवर कर सकते हो। आगे आते हैं चिकित्सा। देखिए, इसकी कोई विशेष चिकित्सा तो कहीं वर्णित नहीं है, ठीक, लेकिन इसकी जो चिन्ह लक्षण है उसके हिसाब से हम इसकी चिकित्सा कर सकते हैं। तो गुड़चादी क्वाथ देते हैं, इसमें उटकी महासुदर्शन क्वाथ देते हैं जो कि टेम्परेचर है। हिंगेश्वर रस देते हैं 500 mg और संजीवनी वटी 500 mg देते हैं। शुंठी चूर्ण 2 ग्राम देते हैं। ये देने पे इसको मैनेज किया जा सकता है, थोड़ा उसकी कष्ट का निवारण। अगर बाकी बहुत तीव्र वेदना है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो वृहदवात चिंतामणि रस आप जो है 120 मिलीग्राम उसको दे सकते हैं। गुड़ची सत्व 500 ग्राम, मधु से भोजन के बाद, शहद से खाने के बाद आप इसको दे सकते हैं। और चंद्रप्रभा वटी की 2-2 गोलियां सुबह शाम दे के आप इस रोग को मैनेज कर सकते हैं।
अब बाद में एक रोगी और आपके पास आता है जो आपकी दवा तो नहीं लिया लेकिन अंग्रेजी की दवा लिया और त्रस्त हो गया है। प्रॉब्लम ये होती है ना कि डेंगू से उतना त्रस्त नहीं होते हैं जितना जो दवाइयाँ चलती हैं उसके बाद जो वीकनेस आती है, जो कमजोरी आती है। तमाम किसी पहुंच जाइए, डेंगू के मरीज हैं आप किसी अस्पताल में, तो इतना ज़्यादा एंटीबायोटिक, इतनी दवाई आपके ऊपर चला देगा कि आप दुर्बल हो जाओगे। पता चला डेंगू तो सेल इंक्यूबेशन पीरियड में 6 दिन में चला गया, लेकिन 20 दिन आप उसकी कमजोरी से झेल रहे हो। तो अगर ऐसा पेशेंट आता है तो उसके लिए आप कैसे मैनेजमेंट कर सकते हो? उसके लिए सुबह के लिए नवायस लौह जो है 500 mg दे दीजिएगा, शतावरी चूर्ण 2 ग्राम, शीतोपलादी चूर्ण 2 ग्राम, मधु से ये मॉर्निंग का डोज है। और दोपहर में आरोग्यवर्धनी वटी 2 गोली, अश्वगंधा रिस्ट 20 ml और जल से ये दोपहर में दे सकते हैं। और रात्र में हर्तकी चूर्ण 3 ग्राम और गुनगुने पानी से अगर 3-4 दिन तक इसको चला देंगे तो वो जो वीकनेस की स्थिति है वो वीकनेस की स्थिति से आपको छुटकारा मिल सकता है। ठीक, तो अभी तक हम लोग सारी चीज़ें आपको बता दिए डेंगू के बारे में, कैसे फैलता है, कैसे क्या होता है, क्या इसकी चिकित्सा है और आफ्टर डेंगू आपको क्या चिकित्सा करना है। तो मुझे लगता है आप लोगों को शायद डेंगू के बारे में सही से समझ में आया होगा। और अगर सही से समझ में आया होगा तो उस पर अगर आपके आसपास या आपके अस्पताल में इस तरह के मरीज आते हैं तो उनको ध्यान दीजिएगा और उस पर पूरा फोकस रखिएगा कि वो डिहाइड्रेट होने से बचे। पहली चीज़ उसका वाटर मैनेजमेंट और प्लेटलेट मैनेजमेंट दोनों को आप अगर ध्यान से देखेंगे तो किसी की ज़िंदगी आप बचा सकते हैं। ये जो मैंने चिकित्सा बताई है इसका उद्देश्य मात्र जानकारी है, इसका उद्देश्य कहीं से भी स्वचिकित्सा नहीं है। तो इसलिए स्वचिकित्सा से बचिए। अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है डॉक्टर्स के संपर्क में रहिए। लेकिन अगर जो हमारे चिकित्सक बंधु हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ्स हैं, उनको मैनेजमेंट करने के लिए उनको क्या क्या कैसे मैनेज करता है, इसका उद्देश्य मात्र इतना ही था। ठीक, अब आपको अगर अच्छा लगा हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। आयुष मंत्र की टीम को विदा करिए। शुक्रिया।